नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तूफान मेल का 12वां और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो कहानी को पूरा समझने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 12वां और अंतिम भाग शुरू करते हैं। आरविका के हाथ में 2 टाँके आए थे। टाँके लगवा करके और ड्रेसिंग करवा करके दोनों आरविका को लेकर के वापस आ रहे थे और संयोग उसी वक्त आरव भी शालिनी को व्हील चेयर पर बैठा करके ले करके आ रहा था। वार्ड बॉय शालिनी के व्हील चेयर को ऑपरेट कर रहा था और आरव ठीक शालिनी के बगल चल रहा था। जैसे ही आरविका की नज़र शालिनी पर पड़ी वो चौंक गई। वह गौर से शालिनी को देखने लगी और पहचान गई, क्योंकि 2 दिन से लगातार वह उस फोटो में शालिनी को ही देख रही थी। इसीलिए शालिनी का वह चेहरा उसकी नज़रों में रच बस गया था। नानू मम्मी मुझे नीचे उतारो, कह करके आरविका बुरी तरह से मचलने लगी और पापा जी की गोदी से उतरने के लिए छटपटाने लगी। आरव और वार्ड बॉय ने भी आरविका को मचलते देखा, लेकिन वो अपनी धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। नानू मम्मी जा रही हैं, नानी मेरी मम्मी कह करके वह आरविका बार बार गोदी से नीचे उतरने को छटपटाने लगी और बेचैन हो गई। कहाँ है मम्मी? आरविका को इस तरह मचलते हुए और गोदी से नीचे उतरने की कोशिश करते देख करके आखिरकार पापा जी ठिठक गए और आरविका को देखने लगे। वो जा रही हैं। आरविका ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से शालिनी की तरफ इशारा किया। शालिनी को पहचान करके वह बेचैन हो गई थी। नहीं बेटा, मम्मी यहाँ नहीं है, वो आपकी मम्मी नहीं है। आपकी मम्मी यहाँ कैसे आ सकती हैं? माधुरी ने आरविका को समझाते हुए कहा। नहीं नानी, मम्मी हैं, मैंने देखा वो मम्मी हैं, मुझे मम्मी से मिलना है, मम्मी के पास जाना है, कह करके आरविका जिद करने लगी और गोदी में से उछलने लगी। माधुरी और पापा जी आरविका की जिद से परेशान हो गए। आरविका लगातार नीचे उतरने के लिए छटपटाने लगी थी। आखिरकार पापा जी ने मजबूर होकर के उसे जमीन पर खड़ा कर दिया और उसे प्यार से समझाने लगे, लेकिन आरविका ने तो बस जिद पकड़ ली थी कि मुझे मम्मी से मिलना है, मम्मी के पास जाना है, और किसी भी कीमत पर आगे जाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। वह शालिनी से मिलने के लिए तड़प उठी और वह वहीं हॉस्पिटल में ही जोर जोर से बुरी तरह से रोने लगी। उसे जोर जोर से रोते देख करके माधुरी और पापा जी के हाथ पांव फूल गए। पापा जी और माधुरी ने आरविका को लाख समझाया, लेकिन आरविका किसी कीमत पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार मजबूर होकर के पापा जी और माधुरी आरविका को लेकर के शालिनी के पीछे पीछे चल पड़े। वो सोच रहे थे कि आरविका एक बार अच्छे से उस औरत का चेहरा देख लेगी तो अपनी मम्मी जिसे समझ रही है तो फिर उसकी जिद खत्म हो जाएगी। उन्हें तो सपने में भी ये अंदाजा नहीं था कि अभी अभी जो शख्सियत उनके सामने से गुजरी है वो और कोई नहीं, शालिनी ही है, जिसे मासूम आरविका ने पहली नजर में ही पहचान लिया है। और पहचाने भी क्यों ना, जब से भूमिका ने उसे वह फोटो ला करके दिया है तब से बस उसी को ही तो देख रही थी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ बस उसी फोटो के साथ ही तो उसका। प्रदीप और शालिनी का चेहरा आरविका के दिलो दिमाग में इस कदर बस चुका था कि वह लाखों की भीड़ में भी उसे पहचान सकती है। फिर तो अभी अभी उसने सामने से देखा है, इसलिए वे दोनों आरविका को लेकर के दोबारा हॉस्पिटल की तरफ लपके। पापा जी और माधुरी आरविका को लेकर के उस व्हील चेयर के पीछे पीछे चल पड़े जो अभी अभी उनके सामने से गुजरा था। हालांकि उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आरविका के जिद के आगे उन्हें हथियार डालने पड़े। शालिनी और आरव आगे आगे चल रहे थे। आरविका को गोदी में उठाया उसके नानू और नानी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आरविका बार बार उन्हें तेज तेज चलने को कह रही थी। शालिनी को लेकर के आरव डॉक्टर के केबिन के सामने पहुंच चुका था और शालिनी के नंबर का इंतजार करने लगा। तभी आरविका और पापा जी और माधुरी उनके पास पहुंच गए। कहाँ है मम्मी? देखो यहाँ पर मम्मी नहीं है। पापा जी ने आरविका को चारों तरफ दिखाया। उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि सच में ये वही है जिसे भूमिका ने आरविका की मम्मी बना करके प्रेजेंट किया है। आरविका लगातार उतरने की कोशिश में थी और मचल रही थी।
और नीचे उतरने की जिद कर रही थी। माधुरी ने उसे नीचे उतार दिया और नीचे उतरते ही आरविका अपने छोटे छोटे पैरों से शालिनी के व्हील चेयर की तरफ भागी। पापा जी और माधुरी आरविका की इस हरकत से घबरा और आरविका को आवाज देते हुए उसके पीछे लपके, लेकिन आरविका कहाँ रुकने वाली थी। वह सीधा जा करके शालिनी के व्हील चेयर के सामने खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर से गौर से शालिनी को देखा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही हैं जिनको उसने फोटो में देखा था, तो वह मम्मी मम्मी कह करके शालिनी से लिपट गई। आरव यह नजारा देख करके हैरान रह गया। उसे अचानक से कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह बच्ची कौन है और शालिनी को मम्मी क्यों कह रही है। वह हैरानी से आरविका को देख रहा था। तब तक भागते हुए पापा जी और माधुरी जी आरविका और शालिनी के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने जब आरविका की हरकत देखी तो झेंप गए। वो आरविका के पास आ गया और आरविका का हाथ पकड़ करके खींचते हुए बोले, ये आपकी मम्मी नहीं है बेटा, कोई और है। आपकी मम्मी बाहर गई हैं आपके लिए डॉल लाने। आप झूठ बोलते हैं, यही मेरी मम्मी है, आरविका ने कहा और फिर शालिनी के हाथों को पकड़ करके बोली, मम्मी बोलिए ना, आप ही मेरी मम्मी है ना। आरविका ने शालिनी का हाथ पकड़ करके हिलाते हुए कहा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है मम्मी, प्लीज बताइए ना नानू को कि आप ही मेरी मम्मी हैं। आरविका शालिनी को देख करके लगातार बातें कर रही थी। आरव और बहुत सारे लोग यह सब देख रहे थे। पापा जी और माधुरी जब आरविका को समझा समझा करके थक गए तो फिर पापा जी गुस्से से आरविका को डांटने लगे और जबरदस्ती आरविका को लेकर के जाने लगे। पापा जी की डांट खा करके आरविका बुरी तरह से सुबक सुबक करके रोने लगी। पापा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो एक बार आरविका को समझाने की कोशिश करने लगे। आरविका को रोते देख करके आरव का दिल पिघल गया और वो आगे बढ़ करके आया और बोला, अंकल क्यों डांट रहे हैं, वो अभी बच्ची है, उसे गलतफहमी हो गई है, मैं समझाता हूं, आप प्लीज शांत हो जाइए। कह करके वो आगे बढ़ करके आरविका के पास आ गया। आरव शालिनी भाभी के सामने खड़ी आरविका के बिल्कुल सामने उकड़ू बैठ गया और बोला, अच्छा ठीक, आप पहले चुप हो जाइए। किसी अजनबी को अपने सामने ऐसे देख करके आरविका ने आरव को घूर करके देखा। क्या नाम है आपका? आरव ने मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा। आरविका। आरविका ने रोते हुए कहा, अरे आप इतनी प्यारी हैं, आप रो रही हैं, रोते हुए आप बहुत बुरी लग रही हैं। पहले आप चुप हो जाइए और जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए। आप अच्छी बच्ची हैं ना? अच्छी बच्ची रोती नहीं है, आरव ने मुस्कुराते हुए समझाया। आरविका ने रोना बंद कर दिया और अजीब सी नजरों से आरव को देखने लगी। अच्छा पहले आप मुझे बताइए, आप श्योर हैं कि ये आपकी मम्मी हैं? कहीं आप भूल तो नहीं गई हैं? आरव ने पूछा। नहीं, ये मेरी मम्मी हैं, आरविका बोली। मुझे अच्छे से याद है, मेरी मम्मी हैं। आरविका कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। एक बार और देख लीजिए, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। आरव ने सोचा कि शायद उस बच्ची की मां की शक्ल शालिनी भाभी से मिलती हो, इसलिए वह कंफ्यूज हो गई हो। इसलिए उसने आरविका को दोबारा से शालिनी का चेहरा देखने के लिए कहा। आरविका फिर से शालिनी के सामने खड़ी हो गई और एक बार फिर से ध्यान से देखने लगी और जब उसे पूरा यकीन हो गया तो बोली, यही है मेरी मम्मी। मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कितना मिस करती थी। आपको पता है मासी नानू नानी सब मुझसे झूठ बोलते हैं कि आप दूर गए हो, पर आप तो यहीं हो, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आती हो। आरविका की आंखों में आंसू भर आए थे। आरव भी परेशान हो गया, उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। बच्ची किसी भी सूरत में यह मानने को राजी नहीं थी कि शालिनी उसकी मम्मी नहीं थी। वह खड़ा होकर के दोनों को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा था। बच्ची के इस तरह बार बार रोने से और शालिनी को अपनी मम्मी समझने से उसका दिल भर आया था। आरविका किसी भी कीमत पर शालिनी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार पापा जी ने आरविका के पास आए और उसे पकड़ करके तेज आवाज में बोले, आरविका घर चलो, ये क्या जिद है, ये बैड मैनर है। नहीं, मैं मम्मी के पास रहूंगी, अब मम्मी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से शालिनी को कस करके पकड़ लिया और उनके पैरों से लिपट गई। आरव ने, माधुरी ने और पापा जी ने सबने खूब समझाया, लेकिन आरविका किसी की बात सुनने को राजी नहीं थे। आखिरकार पापा जी और सब परेशान होकर के आरविका को जबरदस्ती शालिनी से अलग करके ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था।
तो वो आए और आरबिका को शालिनी से छुड़ाने लगे और खींच करके ले जाने लगे। मम्मी मम्मी, आरबिका ने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। वह शालिनी के हाथों को अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत से पकड़ लिया था। मम्मी प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मी के पास रहना है, कह करके बुरी तरह से रोने लगी। लेकिन पापा जी ने खींच करके उसे शालिनी से अलग किया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। मम्मी मम्मी की चीख से हॉस्पिटल गूंजने लगा। आरव उदास होकर के पापा जी को आरबिका को ले जाते हुए देख रहा था। वह अब भी रोते जा रही थी। अचानक एक चमत्कार हुआ। शालिनी के आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसके ओंठ हल्के से फड़फड़ाए और उसका हाथ कांप गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और उसके हाथों की उंगलियां बुरी तरह से कांपने लगी। उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। बस उनके ओंठ हिल करके रह गए। उनको धीरे धीरे अपनी खोल दी और पूरी ताकत लगा करके सिर्फ इतना ही बोल पाई, मेरा बच्चा। जैसे ही आरव के कानों में महीन सी आवाज पहुंची, आरव ने तुरंत अपनी नजरों को इधर उधर घुमाया और शालिनी भाभी को देख करके हैरान रह गया। उनकी आंखें खुली हुई थी, हाथ हिल रहे थे और पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो अपने ओंठ और हाथ उठा करके तेज से चिल्ला करके आरबिका को बुलाने की कोशिश कर रही थी। शालिनी भाभी को होश आ गया। देख करके अचानक से आरव के आंखों से भरभरा करके आंसू फूट पड़े। वह भाभी को ऐसे हिलते हुए और बोलने की कोशिश करते हुए और आंखें खुली देख करके उसके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वह लपक करके भाभी के पास आया और घुटनों के बल बैठ करके उनके हाथों को अपने हाथों में ले करके बोला, भाभी आप ठीक हो गई हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। भाभी लगातार रोती जा रही थी और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके ओंठ हिल रहे थे और हाथ पैर कांप रहे थे। आरव ने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और डॉक्टर ने तुरंत आकर के जांच की और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते हैं, अभी भी होते हैं मेरे दोस्त। आपकी भाभी को होश आ गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी और उनकी दोनों की तपस्या खत्म हो गई। और उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और फिर मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और फिर शालिनी को व्हील चेयर सहित अंदर लेकर के चले गए एडमिट करने। डॉक्टर के इन शब्दों ने मानो सही सही कसर पूरी कर दी हो। डॉक्टर की बातों ने आरव के सीने में चल रहे आंधी को तूफान में बदलने का काम किया। आरव के शरीर में जैसे जान नहीं रही। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। उसका पूरा बदन रोमांच के अधिकता से पत्तों की तरह कांप रहा था। वो बहुत खुश था। भाभी को इतने सालों तक तकलीफ में देख करके वह खून के आंसू रोता था। वो सिर्फ उसकी भाभी नहीं, दोस्त भी तो थी, बेस्ट फ्रेंड। और आज जब उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मौत के मुंह से बच करके वापस लौट आई है तो आरव खुद को संभाल ना सका और बुरी तरह से रो पड़ा। उसे अपने आप को भी होश नहीं रहा। उसका दिल भर आया था और जब दिल भरता है तो अनायास ही आंखें भर आती हैं और इन आंसुओं को रोकने की कोई वजह भी नहीं होती है। इन आंसुओं को एक अजीब आदत है, जब दुख होता है तब भी इनका आना लाजमी है, लेकिन जब खुशी मिलती है तब भी ये जाने क्यों आ जाते हैं। आरव सब कुछ भूल करके वहीं हॉस्पिटल की फर्श पर बैठ करके आंसू बहा रहा था। उसकी भावनाएं तूफान पर थी और दिल के जज्बात आंखों के रास्ते निकल रहे थे। और फिर जब उसे होश आया तो वह तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और अपनी जेब से मोबाइल निकाल करके तुरंत ही प्रदीप को फोन करने लगा। शालिनी को होश आ गया। ऐसा समाचार सुन करके प्रदीप भागता हुआ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसकी आंखें भरी हुई थी और वह बहुत खुश था। आरव ने उसे खुशखबरी बताई। प्रदीप शालिनी को देखने के लिए तड़प उठा, लेकिन डॉक्टर्स ने शालिनी को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा था और इस वक्त उससे मिलने की इजाजत किसी को नहीं थी। प्रदीप ने शालिनी को कैसे होश आया पूछा। आरव ने शुरू से लेकर के आखिर तक उसे सारी बात बताई। कौन थी वो बच्ची, कौन उसे लेकर के आया था, प्रदीप ने आरव से पूछा। पता नहीं भैया, जो भी उसे लेकर के आया था वो उसे लेकर के चला गया, आरव ने कहा। कुछ पता ठिकाना? आरव, वो बच्ची हमारी जिंदगी में भगवान बन करके आई थी, ऐसे कैसे उसे जाने दिया? क्यों नहीं उसे रोक करके रखा? कम से कम उसके मम्मी पापा को धन्यवाद तो बोल देता। उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दी थी, उसको तुमने ऐसे कैसे जाने दिया?
आई एम सॉरी भैया। भाभी को होश में आते हुए देख करके मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे उससे कुछ पूछने का ध्यान ही नहीं रहा। मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी सालनी? प्रदीप ने उत्सुकता से पूछा। घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो ठीक है। इन्होंने उस हादसे में अपना बच्चा खोया था और गिरने की वजह से जो चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर इस कदर इफेक्ट आया था कि उनके दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से सो गया था। इनके दिमाग में लगी चोट वो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, बस ब्रेन सो गया था। और आज जब उस बच्ची ने इन्हें बार बार मम्मी मम्मी कहा तो उनका वो सोया दिमाग जाग गया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इतने दिनों से वो बिस्तर पर थी, इसी वजह से वो कमजोर हैं, लेकिन जल्दी ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी हमें 2-3 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा अपनी निगरानी में, इसके बाद ही आप उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? प्रदीप ने बेचैन होकर के कहा। हाँ मिल सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी जांच पड़ताल करने दीजिए, फिर आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। प्रदीप आरव के गले लग करके रो पड़ा। आरव ने उसे किसी बड़े बुजुर्ग की तरह समझाया। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने प्रदीप को सालनी से मिलने की परमिशन दे दी। प्रदीप धड़कते दिल से सालनी के पास पहुंचा। सालनी के पास पहुंच करके उसने आहिस्ता से सालनी को पुकारा, जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। प्रदीप की आवाज सुनकर के सालनी ने अपनी आंखें खोली और प्रदीप को देखते ही फपक पड़ी। प्रदीप ने सालनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसी हाथ पर सिर रख करके बच्चों की तरह रोने लगा। उसने सालनी के पकड़े हुए उस हाथ को जाने कितनी मर्तबा चूम लिया। दोनों के जुबान से एक शब्द भी नहीं निकले थे, बस दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बस रोए जा रहे थे। जब प्रदीप के दिल का दर्द आंखों के रास्ते बह गया तो उसने अपने आंसू पोंछे और खुद के भी और सालनी के भी। फिर सालनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सालनी चुप हो जाओ, बहुत रो चुके हैं हम दोनों, अब नहीं रोना है। आज तो मेरी सालनी मेरी जिंदगी में वापस आ गई है, आज तो खुशी का दिन है, प्रदीप ने कहा। कैसे हैं आप? सालनी ने आहिस्ता से पूछा। तुम्हारे बिना कैसे होऊंगा यार, बस जी रहा था तुम्हारी सांसों के सहारे। बहुत वक्त लगा दिया यार तुमने वापस आने में, अब तो मेरा हौसला टूटने लगा था। एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी सालनी के बिना उसका प्रदीप कैसे रहता होगा। ऐसा कोई करता है क्या भला? प्रदीप फिर से इमोशनल होने लगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सालनी ने आहिस्ता से कहा। सालनी भी फिर से इमोशनल होने लगी। प्रदीप ने सालनी को लेटे लेटे ही अपने गले से लगा लिया और खुद अपने हाथों से उसके कमजोर हाथों को उठा करके अपने आप को सालनी के बाहों में कैद कर लिया। सालनी ने भी जितनी उसमें शक्ति थी और ताकत थी उतना प्रदीप को कस लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही लिपटे रहे। फिर प्रदीप ने आराम से सालनी के हाथों को उठा करके नीचे रखा और फिर उसके माथे पर और उसके बालों पर किस करके वापस उसके बेड के पास पड़े हुए स्टूल पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बहुत देर तक बैठे रहे और बहुत देर तक बातें करते रहे और रोते रहे। जब दोनों के दिल भर गए तो सालनी ने कहा, प्रदीप भूख लगी है। ठीक है तुम लेटो, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि कुछ खिला सकता हूँ या नहीं, फिर जैसा भी वो कहते हैं लेकर के आता हूँ। और एक आखिरी बार सालनी का हाथ चूम करके बाहर जाने लगा। प्रदीप, सालनी ने हल्की सी आवाज में प्रदीप को बुलाया। प्रदीप आरव है कि चला गया? अगर वो हो तो उसे अंदर भेजना, सालनी ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि आरव साथ में है? प्रदीप हैरान रह गया। मुझे सब पता है, मुझे सब याद है, बस मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी, सालनी बोली। ठीक है बाहर ही है, मैं उसे अंदर भेजता हूँ, कह करके प्रदीप बाहर निकल गया। प्रदीप के बाहर निकलने के बाद आरव कमरे में अंदर आया। उसकी आंखें भी भरी हुई थी। आरव को देख करके सालनी भाभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरव भैया, सालनी ने हल्के से आवाज में कहा। भाभी कैसी हैं आप? यही शब्द सुनने के लिए मेरे कान 5 साल से तरस रहे थे। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस किया है। आरव की आंखें डबडबाई हुई थी। जानती हूँ, मुझे सब पता है, जिसने मेरे साथ जो किया है मुझे सब याद है। आरव, एक आप ही तो थे जिसका मैं सुबह शाम इंतजार करती थी। आप ही तो मेरे तन्हाई के असली साथी हैं। जब आप मेरे पास आते थे और मुझसे बातें करते थे तो मुझे लगता था कि बस
आप बातें करते जाओ, शालिनी भाभी ने कहा। यार भाभी, आपने बहुत वक्त लगा दिया उठने में, आपके बिना घर के क्या हालत हो गए हैं आपको पता है ना, आरव बोला। आप चिंता मत करो आरव, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड पर आपको भरोसा नहीं है, शालिनी बोली। मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है भाभी, आपके बिना तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ताकत ही खत्म हो गई है, आरव बोला। आरव, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा मेरे और पास आ जाओ, शालिनी ने कहा। आरव खिसक करके शालिनी के पास आ गया। आरव, ये सब कुछ जो भी हुआ है इसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, मीनल है, उसी ने सब किया है, शालिनी भाभी ने धमाका कर दिया। मीनल ने किया है? मतलब कैसे? आरव को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह शालिनी भाभी की बात सुन करके हैरान रह गया। शालिनी ने धीरे धीरे शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातें आरव को बताई। जैसे जैसे आरव सुनता रहा उसका पारा चढ़ता रहा। जब शालिनी ने बोलना बंद किया तो आरव का गुस्सा आसमान छूने लगा। ओ माय गॉड, इस मीनल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ओ मीनल इतनी खतरनाक है। भाभी आप चिंता मत करो, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको जान से मार दूंगा। इसने मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। आरव का चेहरा गुस्से से धधकने लगा। नहीं आरव, अभी कुछ मत करना, मीनल मेरी गुनहगार है, उसको मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। मेरी ही नहीं, वो भूमिका की भी दोषी है। भूमिका के चले जाने के पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी मीनल का ही हाथ है, ये कुछ भी कर सकती है, शालिनी बोली। अगर ऐसी बात थी, अगर ऐसी बात है तो फिर भाभी अब उसका खेल खत्म हुआ, उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आरव, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं, आरव अभी तुम उसे कुछ नहीं बताना, ना ही कुछ कहना, बस जब तक मैं घर नहीं आ जाती हूँ उस पर नजर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मम्मी जी को कोई नुकसान पहुंचाए, शालिनी बोली। आरव भैया, एक और बात पूछनी थी, वो बच्ची कौन थी, उसका पता करो। उसको देख करके ना जाने क्यों मेरे दिल में ममता का तूफान उमड़ पड़ा था। ऐसा लगता है कि जरूर उसका मुझसे जरूर कोई संबंध है। जब वो बार बार मुझे मम्मी मम्मी बुला रही थी तो मेरा दिल कह रहा था कि उसे उठा करके अपने सीने से चिपका लूं, लेकिन मैं मजबूर थी, चाह करके भी मैं उसे छू नहीं पा रही थी, शालिनी बोली। जी भाभी, आपके होश में आने की खुशी में मैं सब कुछ भूल गया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसका पता करने की। आरव के चेहरे पर एक उदासी सी फैल गई। आरव, इस हॉस्पिटल से पता चल सकता है कि वो किस वजह से हॉस्पिटल में आई थी, जा करके उसके बारे में पता करो। मुझे एक बार उस बच्ची को अपने सीने से लगा करके प्यार करना है, जिसकी वजह से मुझे जिंदगी मिली है, शालिनी बोली। ठीक है भाभी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। 3 दिन बाद शालिनी की छुट्टी हुई। मीनल से किसी ने कुछ नहीं बताया। उसे अब तक पता नहीं चल पाया कि शालिनी ठीक हो गई है। वैसे भी उसे इन सब से विशेष मतलब नहीं था, वो तो बस अपने आप में मस्त थी। आरव ने बच्ची के संबंध में डॉक्टर को सारी बात बताई और उनकी हेल्प मांगी। डॉक्टर ने आरव की बात सुनी तो वो मदद करने को तैयार हो गए और काफी खोजबीन के बाद उन्होंने आरव को उसका जो पर्चा हॉस्पिटल में बना हुआ था निकाल करके दे दिया। उस पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। आरव के हाथ में पर्चा आते ही आरव खुश हो गया। प्रदीप शालिनी को जिस दिन डिस्चार्ज करवा करके ला रहा था उस दिन शालिनी के स्वागत में उसने अपना पूरा घर दुल्हन की तरह सजा रखा था। प्रदीप और आरव शालिनी को लेकर के आज अपने घर आने वाले थे। घर को इस तरह सजाते देख करके मीनल ने नौकरों से कई बार पूछा, लेकिन किसी ने मीनल को कुछ नहीं बताया। जैसे ही शालिनी ने घर में कदम रखा, मीनल के होश उड़ गए। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें छलक आई। आरव की मम्मी ने आरती उतार करके शालिनी का स्वागत किया और फिर सब घेर करके शालिनी का हालचाल पूछने लगे। वैसे तो शालिनी अब ठीक थी लेकिन कमजोर थी। मीनल कहाँ है मम्मी? आरव का दिमाग वहीं अटका हुआ था। पता नहीं आरव कहाँ है, कहाँ जाएगी, अपने कमरे में होगी। मीनल का नाम सुनकर के मम्मी जी सहम गई। आरव गुस्से से भरा हुआ ऊपर जाने लगा और सीधा अपने कमरे में पहुंचा। मीनल अपने कमरे में
फैल करके सो रही थी, आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थी। मीनल को देखते ही उसका चेहरा जैसे ज्वालामुखी बन गया। उसने मीनल को उठाया और नीचे चलने के लिए कहा। मीनल को समझ में नहीं आया कि नीचे क्यों जाना है। उसने पूछा, लेकिन आरव ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथ पकड़ करके लगभग घसीटते हुए नीचे लेकर के पहुंचा और शालिनी के सामने खड़ा कर दिया। शालिनी को सही सलामत और ठीक देख करके मीनल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुरी तरह से फंस गई थी। उसके आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे सही सलामत देख करके बहुत हैरान हो रही होगी ना मीनल? तुम तो सोच रही होगी कि अब कभी भी मैं वापस नहीं आऊंगी। शालिनी उठ करके मीनल के सामने आ गई थी। डर से मीनल के हाथ पैर कांपने लगे। तुम ठीक कैसे हो गई? मीनल ने घबरा करके कहा। क्यों, तुम्हें क्या लगा जो तुमने किया है उसका राज किसी को पता नहीं चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा कि इस घर में जो कुछ गलत हुआ है उसकी असली गुनहगार कौन है? शालिनी ने अपने शब्दों को चबा करके कहा। उसकी आंखों से जैसे अंगारे धधक रहे थे। क्या हुआ बहू, क्या किया इसने? मम्मी जी ने भी हिकारत से मीनल की तरफ देखा। आखिर वो भी तो मीनल का असली रंग देख चुकी थी और उनके सिर से भी मीनल का भूत उतर चुका था। शालिनी ने सबके सामने ही पूरी बात बताई। प्रदीप को भी नहीं पता था कि मीनल इतनी खतरनाक हो सकती है। शालिनी के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद वो भी गुस्से से भर गए और मम्मी जी को इतना गुस्सा आया कि वो लपक करके मीनल के पास पहुंची और उन्होंने मीनल के गाल पर खींच खींच करके 2-3 थप्पड़ मारा। उस दिन मुझे लगा कि तुमने शराब के नशे में हरकत की है, लेकिन तुम इतनी घटिया हो मुझे अंदाजा भी नहीं था। जी तो कर रहा है तेरा गला घोंट करके मार दूं। कमलकांत जी भी शालिनी की बात सुन करके बुरी तरह से भड़क गए थे। तेरी वजह से मेरा बेटा, मेरी बहू, सबको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, उसका अंदाजा भी है तुम्हें। और मेरी बहू भूमिका, वो तेरी वजह से ही ना जाने किस हाल में है। उसके भागने में भी जरूर से जरूर तेरा ही हाथ होगा। तू औरत नहीं, काली नागिन है जिसने मेरे बच्चों की खुशियों को डस लिया है। अपनी सच्चाई उजागर हो जाने से मीनल जैसे पागल हो गई थी। वह भाग करके आरव के सामने आई और बोली, आरव मुझे माफ कर दो। ये जो कुछ मैंने किया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या रखा है उस भूमिका में? मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तुम मेरे बन के रह जाओ, मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगी। मीनल पागलों के जैसे बोली। तुम्हारे जैसे लड़की प्यार करना तो दूर, नफरत करने के भी काबिल नहीं हो। तुम मुझसे प्यार करने का दम भरती हो। प्यार क्या होता है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? अरे प्यार तो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्यार समर्पण का दूसरा नाम है। वो समर्पण जो भूमिका ने उस दिन मेरी जान बचाने के लिए किया था। जिस रोज तुमने गलत इरादे से मुझे वो नशीली दवा खिला दी थी। तुम क्या प्यार करोगी? प्यार का पा भी तुम्हें नहीं आता है। तुमने मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए, मुझे मेरी भूमिका से दूर कर दिया और मेरी शालिनी भाभी को मेरे भैया और मेरे पूरे परिवार से दूर करके उन्हें 5 साल के दर्द के अंधेरे में धकेल दिया। तुम प्यार करने की बात करती हो? जो तुमने किया है वो जुर्म है और जुर्म जिसकी सजा तुम्हें जरूर से मिलनी चाहिए। कोई करे ना ना करे, इसकी सजा तुम्हें दे करके मैं रहूंगा। आरव मुझे माफ कर दो। अब से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही रहूंगी। आखिर में मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कह करके मीनल आरव से आकर के चिपक गई। आरव को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने मीनल को जोर से धक्का दिया और फिर बोला, पत्नी तो छोड़ो, तुम मेरी नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं हो। मुझे तुम्हारी शकल से भी घिन आ रही है। इसके पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा बर्ताव करूं, निकल जाओ ये घर छोड़ करके और दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखना। आरव ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूं। मीनल गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्यार और तुमसे? मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। तुम जैसी घटिया, आवारा और बेशर्म लड़की के लिए मेरे दिल में, मेरे घर में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। कह करके आरव ने मीनल का हाथ पकड़ करके उसे बाहर ले जाने लगा। अपने इस तरह से बेइज्जती से मीनल का दिमाग घूम गया। वह भाग करके शालिनी के पास आई और उनसे गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगी। मीनल, क्या मिला तुम्हें? क्या किया ये सब? 5 साल से मैं जिंदगी और मौत के बीच में अटकी हूँ। तुम्हारी वजह से भूमिका चली गई, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? चली
चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। तुम मेरे इस घर से दूर चली जाओ। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। मीनल की जब किसी के सामने दाल नहीं गली तो वह प्रदीप के सामने पहुंची और उनसे मिन्नतें करने लगी, लेकिन प्रदीप ने भी हिकारत भरी नजरों से देखा उसे। अचानक से मीनल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मीनल ने टेबल पर पड़ा हुआ कांच का फूलदान उठाया और फिर उसे उसी टेबल पर पटक करके फोड़ दिया। कांच झटके से टूट करके बिखर गया। मीनल ने उन टूटे हुए कांच से एक नुकीला हिस्सा उठाया और आरव को मारने के लिए दौड़ी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब सब हैरान रह गए और मम्मी जी के गले से तो चीख निकल गई, लेकिन इसके पहले मीनल आरव तक पहुंच पाती, प्रदीप ने बीच में ही मीनल को पकड़ ली। मीनल बुरी तरह से छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। अगर आरव मेरा नहीं हो सकता है तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। मैं जान से मार दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। प्रदीप ने उसे दबोच रखा था। आरव मीनल की इस हरकत से गुस्सा से भर गया था। वह मीनल के पास आया और सावधानी से मीनल के हाथों से वह कांच छीन करके उससे दूर फेंका और फिर उसके गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आरव को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह बुरी तरह से मीनल पर पिल पड़ा। आरव के थप्पड़ से मीनल चीख पड़ी। उसकी आंखों से पूरा घर गूंज उठा। लेकिन आरव ने यहीं बस नहीं किया। वह इतने गुस्से में आ गया कि उसने मीनल को मार मार करके अधमरा बना दिया। सब के सब आरव को देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब के सब मीनल से नाराज थे। आरव मीनल का बाल पकड़ करके खींचते हुए किचन में ले गया और पटक दिया। तुम्हें बड़ा शौक है मेरे साथ सोने का। तुम यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे जिस्म में आग लगा दूं, तुम्हारे बदन को छू करके तुम्हें सहलाऊं। आज मैं तुम्हारा वो शौक पूरा कर देता हूं। उसने मीनल के कपड़ों को पकड़ करके फाड़ दिया और ढेर सारा मिर्च पाउडर अपने हाथों में ले करके मीनल के पूरे शरीर पर पूरी तरह से मसलने लगा। उसने मीनल के शरीर का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ा। उसके नाक, कान, हाथ, पैर पर, यहाँ तक कि उसके इधर उधर हाथ डाल करके उसने कायदे से मिर्च पाउडर रगड़ दिया और फिर छोड़ दिया। कैसा लगा मेरा पहला स्पर्श? आरव ने नफरत से मीनल को देखा और बोला। मीनल का पूरा बदन मिर्ची से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी और छटपटाने लगी। जैसे जैसे मिर्ची अपना असर दिखा रहा था वैसे वैसे मीनल की चीख बढ़ती जा रही थी। आरव ने किचन का दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे के सामने आराम से बैठ करके फ्रिज से निकाल करके सेब खा रहा था। मीनल जलन से रोने लगी, चीखने लगी थी। उसकी चीखने की आवाज आरव के कानों को सुकून दे रही थी। इसी मीनल की वजह से वह इतने दिन अपनी भूमिका से दूर रहा और भाभी को भी इतना कुछ सहना पड़ा। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं निकालना वरना और मिर्च रगड़ूंगा, आरव ने मीनल को डांटते हुए कहा। आरव प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत जल रहा है, प्लीज मुझे बचाओ, थोड़ा सा पानी पिला दो आरव, मीनल बुरी तरह से चिल्लाती हुई बोली। मीनल की चीख सुन करके सब दरवाजे पर आकर के जमा हो गए और आरव से दरवाजा खोल देने की मिन्नतें करने लगे। लेकिन आरव सबकी बात सुन करके अनसुना करके बैठा हुआ था। मीनल के आंख, नाक, मुंह से पानी निकल रहा था। मिर्ची की जलन से उसका बुरा हाल था। वह बुरी तरह से रोने और गिड़गिड़ाने लगी थी, लेकिन आरव को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह आराम से बैठ करके सेब खाता रहा। शालिनी भाभी ने भी किचन के पास आ गई और दरवाजा खोलने की मिन्नतें करने लगी। नहीं भाभी, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने हम सबका जीना हराम कर दिया है। इसे बहुत शौक है मेरी बीवी बनने का, मुझसे प्यार करने का। आज इसका ये शौक मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसने हम सबको बहुत तड़पाया है और हम लोगों के दिलों को बहुत जलाया था। मीनल के जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो उसने अपने कपड़ों को भी नोच करके फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ये करने की कोशिश की, आरव ने उसके हाथ पकड़ करके उसे रोक दिया और दोनों हाथों को पीछे करके बांध दिया। आरव के ऐसा करने से मीनल अपने जलन को कम करने के लिए जमीन पर लौटने लगी। वह चीखने और चिल्लाने लगी। जब आरव को सेब खत्म हो गया तब उसने आराम से उठ करके गेट खोला। दरवाजा खुलते ही मम्मी जी, भाभी दोनों दौड़ करके जल्दी से किचन में आई और मीनल का पूरा मिर्ची से लथपथ देख करके हैरान रह गई। मीनल के कपड़े फट करके जमीन पर पड़े थे और वह मिर्ची की जलन की वजह से फर्श पर लौट रही थी। क्या किया इसके साथ आरव तुमने? मम्मी जी ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, बस इसके बदन में बहुत गर्मी है ना, वही गर्मी उतारने के लिए जरा सा थोड़ा सा इंजॉय किया था, आरव ने नफरत से कहा। शालिनी
शालिनी ने तुरंत ही एक कपड़ा मीनल के बदन पर डाला और उसके हाथ खोले। हाथ खोलते ही मीनल अपने शरीर की परवाह न करते हुए बाथरूम में भागी और तुरंत जा करके शावर के नीचे खड़ी हो गई। मिर्ची के जलन से उसके पूरे बदन में आग लगी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद नहा करके कपड़े बदल करके बाहर आई। मिर्ची की जलन से और उसकी रगड़ से मीनल का पूरा बदन लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था लाल वाला आलू उबाल करके छील दिया है। वह घबराई हुई सी बाहर निकली। उसके आंखों में डर दहशत साफ साफ दिख रहा था। भाभी क्या करें इसका? मुझे लगता है इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वही इसके सिर से सारा भूत उतार देंगे, आरव ने गुस्से से कहा। नहीं आरव, इसे छोड़ दो, जाने दो। अगर हम भी इसके जैसे हो जाएंगे तो इसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? इसने जो हमारे साथ किया है उसका फल इसे भगवान देगा, शालिनी बोली। ऐसे कैसे जाने दे? इसकी वजह से क्या क्या नहीं सहना पड़ा। मैं तो कह रहा हूं मार मार के इसका ये थोबड़ा बिगाड़ देना चाहिए, जिससे ये दोबारा से किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आरव गुस्से से बोला। नहीं आरव, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं, इसे जाने दो, प्रदीप बोला और फिर खुद आगे बढ़ करके आया और बोला, मीनल क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हमने तुम्हें कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा, लेकिन तुमने हमारे खुशियां, हमारे सपने, हमारा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। पूरे घर की खुशियां खा गई। भूमिका को आरव से अलग होना पड़ा। मेरी शालिनी को इतनी दिन तक वो सब कुछ सहना पड़ा। हमारा बच्चा हमने खो दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिद और जुनून की वजह से। अरे प्यार तो 2 दिलों के मिलन का नाम है। ये कैसा प्यार है जिसने सभी को एक दूसरे से अलग कर दिया? ये प्यार नहीं, पागलपन है। तुम पागल हो। जा करके अपना इलाज करवाओ। हाँ, अगर चाहे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि तुमने शालिनी को जान से मारने की साजिश की है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तुमने इतने दिन तक हमारे विश्वास, हमारे प्यार का मजाक उड़ाया है। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन आज मेरी पत्नी शालिनी ठीक हो करके आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए उस खुशी को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। जाओ, जा करके अपना सारा सामान समेट लो और इस घर से चली जाओ, और आज के बाद कभी भी दोबारा इस घर की तरफ मुड़ करके नहीं देखना, क्योंकि क्या पता उस वक्त तुम्हें माफ करने की कोई वजह ना हो। आउट, प्रदीप ने गुस्से से चिल्ला करके कहा। मीनल चुपचाप ऊपर गई और उसने अपना सारा सामान लिया और फिर घर से निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चले जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। शालिनी के आने से सब बेहद खुश थे। भैया क्यों ना भाभी के ठीक हो जाने की खुशी में एक पार्टी दें। इतने दिनों से जो घर के माहौल में मुर्दानी छाई हुई है, कम से कम कुछ तो ठीक हो, आरव बोला। प्रदीप ने पार्टी करने की इजाजत दे दी। आरव, उस बच्ची को भी उस पार्टी में बुलाना जिसकी वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। ना जाने क्यों उस बच्ची का चेहरा मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ नहीं है, इसलिए वो मुझे अपनी मम्मी समझ रही है। अगर ऐसी कोई बात है और उसके घर वाले राजी हों तो मैं उसे गोद ले करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी बना लूं, शालिनी ने कहा। ठीक है भाभी, मैं बात करता हूं। आज ही उस आदमी को फोन करता हूं जिसका नंबर मुझे हॉस्पिटल से मिला है, आरव बोला। आरव ने अपने जेब से वह पर्चा निकाला और फिर धड़कते दिल से उस नंबर पर फोन किया जो नंबर उसे हॉस्पिटल से मिला था। आरव ने धड़कते दिल से उस नंबर पर फोन किया और फोन उठाते ही बोला, हेलो नमस्ते। आरव ने बेहद ही सम्मान से कहा। नमस्ते कौन? आरव के कानों में किसी आदमी की आवाज पड़ी। शायद पापा जी ने फोन उठाया था। अंकल, मेरा नाम आरव है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आरव बोला। मुझसे मिलना चाहते हो, लेकिन क्यों? पापा जी हैरान रह गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मना मत कीजिएगा, आरव ने रिक्वेस्ट किया। लेकिन मैं तुमको जानता ही नहीं, फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो और क्या बात करनी है? आप मुझसे चाहते क्या हैं? पापा जी हैरानी से बोले। अंकल, मैं आपको सब समझाऊंगा। जो बात मुझे आपसे कहनी है वो मैं फोन पर नहीं बता सकता, आपसे मिलकर ही करना चाहता हूँ। आप जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगा, प्लीज मुझसे एक बार मिल लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आरव ने विनती करते हुए कहा। पापा जी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन आरव को इतने प्यार से और गिड़गिड़ा करके रिक्वेस्ट करने की वजह से वो साफ साफ मना नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपने घर के बगल में
जो पार्क है उसका एड्रेस भेजता हूं, वहां आ करके मुझसे मिलो, कह करके पापा जी ने फोन काट दिया। आरव मोबाइल को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ गया। आरव ने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और उसी एड्रेस पर पापा जी से मिलने चला गया। पार्क के सामने पहुंच करके उसने वापस से फोन किया और एग्जैक्ट लोकेशन ले करके वह पार्क के अंदर चला गया। आरव अंदर पहुंचा। पापा जी पार्क में ही लगे एक बेंच पर बैठे हुए थे। आरव उनके पास पहुंचा और बहुत ही सम्मान से उसने पापा जी का पैर छुआ। पापा जी आरव को देखते ही चौंक गए। वो आरव को तुरंत ही पहचानते हुए बोले, आप यहाँ? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? पापा जी ने आरव को देखा तो चौंक करके पूछे, अंकल आपके आने के बाद जो चमत्कार हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे मिल करके आपका शुक्रिया अदा करूं। आरव बोला, मैं और मेरा परिवार आपका और आपके परिवार का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। आपकी वजह से ही हमारे घर में दोबारा खुशियां लौटी हैं। आरव ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? पापा जी ने ना समझने वाले लहजे से बोले। आरव जी की बात सुन करके वो हैरान थे। अंकल उस दिन उस मासूम आरविका के बार बार मेरी भाभी को मम्मी मम्मी बुलाने से 5 साल से सोई मेरी भाभी जाग गई, वो ठीक हो गई। 5 साल पहले उनके दिमाग में एक चोट लगने से उनका दिमाग सो गया था, लेकिन उस दिन आरविका के बार बार बुलाने से मेरी भाभी ठीक हो गई हैं। आरव ने कहा, अंकल मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। क्या बेटा बोलो, पापा जी ने कहा। आरव की बात सुन करके वो भी बहुत खुश हो गए। अंकल भाभी के ठीक होने की खुशी में भैया ने एक पार्टी रखी है और मेरी भाभी चाहती हैं आप आरविका को लेकर के आएं। अंकल वो आरविका से मिलना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आप आरविका को लेकर के इस पार्टी में आए तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मेरे परिवार को आज ये खुशी नसीब हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरविका की वजह से। मैं और पूरा परिवार उस नन्ही परी को मिल करके उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज अंकल प्लीज। आरव ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, अरे ऐसे कैसे? मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन आरविका को लेकर के कैसे आऊँ? पापा जी ने हिचकिचाते हुए कहा, अंकल आरविका से मिलने के लिए मेरा पूरा घर बेकरार है। सब देखना चाहते हैं वो कौन है जिसकी वजह से 5 साल से जिंदा लाश बनी मेरी भाभी ठीक हो गई। अंकल मेरी भाभी बस एक बार आरविका से मिल करके उसे धन्यवाद देना चाहती हैं। प्लीज। आरव रुआसा हो गया। पापा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ना तो साफ साफ इनकार कर पा रहे थे और ना ही आने के लिए हामी भर पा रहे थे। वह बीच मझधार में फंसे हुए थे। क्या हुआ अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? हमें गलत मत समझिए, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। बस हम उस प्यारी सी मासूम सी बच्ची से मिल करके उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोगों का कोई इरादा नहीं है। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। मेरे घर में आप लोग विशेष मेहमान बन करके आएंगे जो सबसे खास होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और तो और मैं आपको लेने के लिए अपनी गाड़ी खुद भेज दूंगा और खुद ही आपको छुड़वा दूंगा। आरव ने कहा, बात ये नहीं है बेटे, बात तो यह है कि इसकी मासी यानी कि मेरी बेटी से मुझे पूछना पड़ेगा। बिना उसकी इजाजत के मैं आरविका को लेकर के कहीं नहीं जा सकता। पापा जी ने सब कुछ भूमिका के ऊपर छोड़ दिया। अंकल अगर हो सके तो एक बार मेरी उनसे बात करा दीजिए और अगर हो सके तो उनका नंबर मुझे दे दीजिए। मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आरविका को आने की इजाजत दे दें। आरव ने मिन्नत करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो फिर आज मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ। अगर उसने आने की इजाजत दे दी तो फिर मैं जरूर आऊंगा। मुझे तुम अच्छे आदमी लग रहे हो और जिस तरह से तुम प्यार से बात कर रहे हो मुझे लग रहा है कि तुम मेरी नातिन के साथ कभी भी गलत नहीं करोगे। पापा जी बोले, जी प्लीज प्लीज अंकल प्लीज। उन्हें बस इतना समझा दीजिए कि हमारा आरविका को बुलाने का क्या उद्देश्य है। हम लोग आरविका को अपनी पार्टी के विशेष गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में खुशियां लौटी हैं। ठीक है, मैं घर पहुंच करके अपनी बेटी से बात करके आपको बताता हूं। कह करके पापा जी उठ खड़े हुए। शाम को जब भूमिका घर आई तो पापा जी ने उसे सारी बात बताई और फिर आरविका को लेकर के जाने के लिए पूछा। नहीं पापा जी, ऐसे कैसे? पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं,
ऐसे कैसे मैं अपनी आरविका को उनके घर पर भेज सकती हूँ। जान ना पहचान, मैं मानती हूँ कि मेरी आरविका की वजह से उनके घर में खुशियाँ लौट आई हैं, लेकिन ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना ठीक नहीं है। भूमिका ने साफ साफ इनकार कर दिया। सब एक जैसे नहीं होते हैं बेटे। मुझे उसकी बातों से, उसके कपड़ों से और उसके व्यवहार से लग रहा था कि वह लड़का शरीफ है। मेरा इतने सालों का तजुर्बा कहता है कि वो अच्छे लोग हैं और सच में वह चाहते हैं कि आरविका उसकी पार्टी में आए। आखिर हमारी तूफान मेल की बदौलत उनके घर में खुशियां जो लौटी हैं, इसी वजह से वह हमारी आरविका के एहसानमंद हैं। अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आरविका को उनके घर ले जाने में कोई बुराई नहीं है, पापा जी ने कहा। भूमिका ने करीब 1 मिनट तक सोचा और फिर बोली, पापा जी, आरविका मेरी ही नहीं आपकी भी बेटी है। मैं जानती हूँ कि आप कभी भी आरविका के लिए बुरा सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आरविका को ले जाना चाहिए तो फिर आप जैसा ठीक समझो वैसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि खामखा आप परेशान होंगे। आप जानते ही हैं ना कि आपकी इस तूफान मेल को अकेले संभालना कितना भारी हो जाता है। कहीं उनके घर में जा करके कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगी तो फिर उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। भूमिका ने कहा, एक काम करो, तुम भी चलो, इसी बहाने तुम भी सबको देख लोगी, पापा जी बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं जा करके क्या करूंगी, मुझे नहीं जाना है। आप इस तूफान मेल को लेकर के जाइए, वैसे भी मुझे बहुत काम है, मैं तो नहीं जा सकती हूँ। भूमिका ने साफ साफ मना कर दिया। उसे ऐसी किसी अजनबी के घर पर जाने से ऑकवर्ड फील हो रहा था। पापा जी ने आरव का वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बता दिया कि वह आरविका को लेकर के आने के लिए तैयार हैं। पापा जी के इस फोन से आरव का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, और झूमे भी क्यों ना, जिस बच्चे की वजह से उनके घर में खुशियों का सवेरा आया था वह उन सब से मिलने के लिए उनके घर जाने वाली थी। प्रदीप ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जिसमें बहुत खास और गिने चुने मेहमानों को निमंत्रण मिला था। आरविका के स्वागत के लिए बंगले के गेट पर एक सुंदर सा गेट बना हुआ था जो फूलों से सजा हुआ था। पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और पूरा का पूरा घर रंगीन रोशनी और फूलों की रंगून खुशबू से महक रहा था। भूमिका और माधुरी ने आरविका को बहुत ही खास तरीके से तैयार किया था। तैयार होकर के वो बिल्कुल छोटी सी राजकुमारी लग रही थी। उसे देख देख करके भूमिका ने कई बार उसकी नजर उतार दी। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। पापा जी ने जो वक्त दिया था उसी वक्त पर ड्राइवर गाड़ी लेकर के आरविका और पापा जी को लेने पहुंच चुका था। भूमिका ने आरविका को ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिए और फिर वह पापा जी के साथ जाकर के गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर दोनों को लेकर के आरव के घर के तरफ चल पड़ा। घर के ठीक सामने ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और फिर उतर करके उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। पापा जी और आरविका दोनों शान से उतरे। पापा जी ने आरविका को गोदी में उठा लिया, लेकिन फिर उन्होंने जो देखा उसकी वजह से उन्होंने आरविका को वापस जमीन पर उतार दिया। गेट से लेकर के घर के अंदर तक फूलों की चादर सी बिछी हुई थी जिस पर चलती हुई आरविका को अंदर जाना था। इसी वजह से पापा जी ने आरविका को उसी फूलों की चादर पर उतार दिया। फूलों को देख करके आरविका बहुत खुश हो गई और जल्दी जल्दी उछलते कूदते खिलखिलाते हुए अपने नन्हे नन्हे पैरों से घर के अंदर जाने लगी। उसके ठीक पीछे पीछे पापा जी चल रहे थे। आरविका को इस तरह से खुश देख करके उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। आरविका को इस तरह स्वागत होते देख करके वो गदगद थे। पूरा परिवार घर के दरवाजे पर ही सिमट आया था। शालिनी खुद खड़ी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए आरविका को आते हुए देख रही थी। ना जाने क्यों आरविका को देख करके उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आरविका किसी राजकुमारी के जैसे फूलों के कालीन पर चल करके घर के अंदर आई और प्रदीप और आरव दोनों ने आगे बढ़ करके पापा जी के पैर छुए। कमलकांत जी ने आगे बढ़ करके हाथ जोड़ करके उनका आने के लिए धन्यवाद दिया और फिर उन्हें अपने साथ ले लिया। जब तक आरविका फूलों के बिछे हुए कालीन पर चल रही थी तब तक तो इसी में उलझी थी, लेकिन जैसे ही आरविका की नजर शालिनी पर पड़ी वह चौंक गई। शालिनी को देखते ही आरविका को झटका सा
सा लगा। उसने पहचानने में 1 मिनट भी देर नहीं लगाया कि वह कौन है, और मम्मी मम्मी बोलती वह दौड़ करके शालिनी की तरफ भागी। शालिनी को जैसे मुंह मांगी मिराद मिल गई हो, वह घुटनों के बल बैठ गई और अपनी दोनों बाहें फैला दी। आरविका सीधा दौड़ करके आकर के उनके खुले हुए हाथों में समा करके उनके सीने से चिपक गई। शालिनी ने प्यार से अपने दोनों बाहों को कस लिया और आरविका के गालों और माथों पर चुंबनों की बारिश कर दी। ना जाने क्यों आरविका को देख करके उनके दिल में ममता का सागर उमड़ पड़ा था और उनके आंसू छलक पड़े थे। शायद वह खुशी के आंसू थे जो अनायास ही उनके गालों पर बह करके लुढ़क आए थे। मम्मी, ये आपका घर है, आप यहाँ रहते हो? आरविका ने मासूमियत से शालिनी से पूछा। वह शालिनी से ऐसे मिलजुल गई थी जैसे शालिनी को बरसों से जानती हो, और यह देख करके सारी औरतें और खुद आरव कि मम्मी भी परेशान थी। हाँ बेटे, यह मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। शालिनी ने आरविका को अपनी गोदी में उठा लिया और फिर अंदर लेकर के चली गई। शालिनी ने आरविका को गोदी में उठाए ही सबसे उसका परिचय करवाया और फिर सबको आरविका के बारे में भी बताया, और यह भी बताया कि अगर उसे होश आया है तो वह उसी बच्ची की वजह से आया है। आरविका चारों तरफ अपना सिर घुमा घुमा करके और खुद भी घूम घूम करके पूरे घर का मुआयना कर रही थी। सबकी नज़र आरविका पर ही टिकी हुई थी। आज की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट मेहमान अगर इस घर में कोई था तो वह थी आरविका, और वह भी यहाँ आ करके बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्नत में आ गई हो, और उसकी हरकतों को देख करके और बातों को सुन करके सबके सब बहुत खुश थे। आरविका के आ जाने से सबके चेहरे खिले हुए थे, मानो सब के सब आरविका का ही इंतजार कर रहे थे। आरविका ने जब पूरे घर का मुआयना कर लिया तब बोली, सुंदर है मम्मी, अब हम भी यहाँ रहेंगे। आरविका ने मासूमियत से पूछा। काश ऐसा मुमकिन हो पाता। शालिनी के ओंठों से अनायास ही ठंडी सांस निकल गई, क्योंकि वह जानती थी कि आरविका बस चंद घंटों के लिए ही इस घर में आई है। पूरा घर आरविका को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो राजकुमारी हो, और आरविका भी अपनी इस खातिरदारी का भी जी भर करके लुत्फ उठा रही थी। तभी ना जाने कहां से घूमते घूमते प्रदीप आ गया और आरविका को इस तरह चहकते हुए घूमते फिरते देख करके बोले, अरे आरविका, हमसे नहीं मिलोगी? आप सिर्फ अपने मम्मी के पास जाएंगे, हमारे पास नहीं आओगी? आइए हमारे पास आइए, हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। कह करके प्रदीप ने अपनी जेब से एक चॉकलेट का पैकेट निकाला और जैसे ही आरविका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पापा आप। प्रदीप का चेहरा देखते ही आरविका चौंक गई और भागते हुए आई और प्रदीप से बोली, पापा आप भी यहीं रहते हो? आप कहाँ थे? मैं कब से ही आपको ढूंढ रही थी। वह प्रदीप को यहाँ देख करके बुरी तरह से हैरान थी। आरविका ने प्रदीप को पापा बोलने से प्रदीप तो चौंका। शालिनी बुरी तरीके से चौंक गई, और शालिनी ही क्यों, आरव की मम्मी और जिसने भी सुना वो भी बुरी तरीके से चौंक गई। अब तक तो सबको यही लग रहा था कि शालिनी की सूरत आरविका की मम्मी से मिलती है, और इसी वजह से ही आरविका को यह गलतफहमी हो गई है शालिनी ही उसकी मम्मी है। लेकिन प्रदीप को पापा बोले जाने से सब के सब बुरी तरह से हैरान थे। आप हम दोनों को मम्मी पापा क्यों कह रहे हैं? शालिनी ने पूछा। क्योंकि आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो इसलिए, आरविका ने मासूमियत से कहा। आपको कैसे पता कि हम आपके मम्मी पापा हैं? शालिनी ने पूछा। मेरी मासी ने मुझे बताया है, आरविका बोली। क्या बताया है आपकी मासी ने? शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। यही कि आप लोग मेरे मम्मी पापा हो, आरविका ने कहा। कोई दूसरा भी तो हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? शालिनी को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ऐसा भी हो सकता है आपकी मासी किसी और के बारे में बात कर रही हो, आप अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हो क्या? शालिनी ने मासूम सी आरविका से पूछा। नहीं, मैं अपनी मासी के साथ रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा तो आप हो। आप लोग मेरे लिए डॉल लेने गए थे ना? अचानक से जैसे आरविका को कुछ याद आया हो, वह प्रदीप की तरफ घूमी और बोली, पापा मेरी डॉल कहाँ है? आप बोले थे कि मेरे लिए बहुत सुंदर सी डॉल लेकर के आओगे, अब डॉल लाए हैं कि नहीं? डॉल की बात आते ही आरविका को याद आ गया और अचानक से ही उसका कांटा प्रदीप की तरफ घूम गया। आरविका की ऐसी
मासूमना। आरविका की ऐसी मासूमियत बातें सुन करके प्रदीप झेंप गया और बोला, लाया हूँ ना, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी डाल आपको ला करके देता हूँ। वो क्या है कि मैं उसे गाड़ी में ही भूल गया, मैं अभी गाड़ी में से लेकर के निकालता हूँ। प्रदीप ने तुरंत ही बहाना किया। प्रदीप तुरंत बाहर की तरफ भागा। पहली बार उस बच्ची ने उससे फरमाइश की थी, इस वजह से वह हर हाल में उसकी फरमाइश पूरा करना चाहता था। आखिर उसने जो किया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। प्रदीप भाग करके पास ही के एक दुकान पर गया और एक बड़ी सी और खूबसूरत सी डॉल खरीद करके पैक करवाया। शालिनी का दिमाग अभी भी आरविका की कही गई बातों में ही घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। आरविका उसको मम्मी और प्रदीप को पापा क्यों बोल रही है, उसका दिमाग इसी बात में अटका हुआ था। अच्छा बेटे, जब तक आपके पापा आपके लिए डॉल लेकर के आ रहे हैं तब तक आप हमसे बात कीजिए, कह करके शालिनी ने आरविका को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। जिसके साथ आप आए हैं वो आपके कौन हैं? शालिनी ने पूछा। वो मेरे नानू हैं, आरविका बोली। और आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? शालिनी ने पूछा। मैं, मेरे नानू, मेरी नानी और मेरी मासी, और हाँ, वो लता मौसी भी रहती हैं, वह खाना बनाती हैं, काम करती हैं, आरविका ने मासूमियत से कहा। शालिनी और आरविका दोनों बातें करने में इस कदर मशगूल हो गए जैसे दीन दुनिया का होश ना हो। प्रदीप डाल लेकर के आ चुका था। उसने वो बड़ा सा डाल आरविका को देखते हुए कहा, बेटे अभी यही मिला है, ये आपके जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे रख लीजिए, फिर मैं दोबारा जब जाऊंगा तो आपके लिए इससे भी सुंदर और बड़ी सी डॉल लेकर के आऊंगा। प्रदीप ने कहा। नहीं पापा नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए डाल, बस मुझे आप लोगों के पास रहना है, मैं आपके और मम्मी के पास रहना चाहती हूँ। प्रदीप के जाने की बात सुन करके आरविका बुरी तरीके से घबरा गई थी। प्रदीप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरविका बेटे, शालिनी जैसे ही आरविका को समझाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक से उसे झटका सा लगा। आरविका, शालिनी ने आरविका का नाम दोहराया। नाम लेते लेते अचानक से शालिनी के दिमाग को जोर का झटका लगा। आरविका बुलाते बुलाते वह रुक गई और चौंक करके उसको देखने लगी। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आरविका ने शालिनी को अपनी तरफ घूरते हुए देख करके मुंह बिचकाते हुए कहा। आरविका, यह आपका नाम किसने रखा है? शालिनी ने बेचैनी से पूछा। अरे बुद्धू, मम्मी, मुझे क्या मालूम, मैं तो बहुत छोटी थी, शायद मासी ने रखा होगा, आरविका ने मुंह बनाते हुए मासूमियत से कहा। आरविका, आप कितने साल की हो? शालिनी ने जल्दी से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कुछ सोच रहा हो। उसका दिमाग बेहद गंभीर था और उस पर बेचैनी साफ साफ दिख रही थी। 4 साल की, आरविका ने कहा। आरविका, आपकी मासी का नाम क्या है? शालिनी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अचानक से आरविका से बात करते करते वह बेहद बेचैन और उत्सुक हो गई थी। उसके चेहरे पर पसीने के बूंदे चुहचुहा आई और आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई थी। अरे, आपको मासी का नाम भी नहीं पता है? ही कह करके आरविका खिलखिला करके हंस पड़ी। मैं भूल गई, आरविका मुझे याद करवा दो प्लीज, शालिनी ने जल्दी से कहा। आरविका की बातों से वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गई थी। भूमिका मासी, आरविका ने फटाक से कहा। शालिनी धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसे ऐसे ही कुछ उम्मीद थी। अचानक से शालिनी ने आरविका को उठाया और उसे लेकर के ऊपर जाने लगी। कहाँ जा रही हैं आप मुझे लेकर के मम्मी? आरविका ने उत्सुकता से पूछा। आप आओ, चलो मेरे साथ। शालिनी बुरी तरह से बेचैन हो गई थी। उसकी दिल की धड़कन राजधानी ट्रेन की तरह तेजी से चलने लगी थी। शालिनी आरविका को लेकर के अपने कमरे में पहुंची और जल्दी से उसने भूमिका की कई सारी फोटो निकाली और आरविका को दिखाते हुए बोली, क्या यही है तुम्हारी मासी? शालिनी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हाँ, यही तो है मेरी मासी। आपके पास इनकी फोटो कहाँ से आया? आरविका ने अपने हाथ में वह फोटो ले करके कहा। भूमिका की फोटो देख करके वह खुश हो गई थी। शालिनी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें धड़कना बंद कर देंगी। उसने जल्दी से आरविका को उठा लिया और चूम चूम करके उसके पूरे चेहरे को भर दिया। उनके आंखों से लगातार आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? मैंने कुछ किया क्या? आई एम सॉरी। शालिनी के रोने से आरविका उदास हो गई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से शालिनी के आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटे,
तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। आज फिर से आपने हमें अनजाने में ही सही हमारी एक और खुशी से हमें रूबरू करवा दिया है। कह करके शालिनी ने आरविका को अपने सीने से चिपका लिया और बुरी तरह से सिसक पड़ी। आरविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शालिनी ने आरविका को उठाया और दौड़ते हुए नीचे गई। प्रदीप, आ रहो, जल्दी आओ, हमें भूमिका का पता चल गया है। शालिनी ने चिल्ला करके सबको इकट्ठा कर लिया। शालिनी की बात सुनते ही सब के सब दौड़ करके शालिनी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर उत्सुकता साफ साफ दिख रही थी। कैसे पता चला, किसने बताया, कहाँ है वो? आरव ने तड़प करके पूछा। आरविका ने बताया। शालिनी जल्दी से बोली। वो बहुत ज्यादा रोमांचित और खुश थी। आरविका ने बताया। उसको कैसे मालूम भूमिका के बारे में? आरव ने शंका से पूछा। क्योंकि आरविका की मासी और कोई नहीं, अपनी भूमिका है। शालिनी ने मानो कोई बम फोड़ा हो। शालिनी की बातें सुन करके सब के सब चौंक गए। आपको कैसे पता चला भाभी की आरविका की मासी भूमिका है? आरव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। आरव, मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जब आरविका के नाम पर मैंने गौर किया। आरविका, आरव का और भूमिका का बिका मिला करके आरविका का पूरा नाम बनता है। इसके अलावा भूमिका को गए हुए 5 साल हो गए और आरविका 4 साल की है। हम सब जानते हैं कि जब भूमिका हम सबको छोड़ करके गई थी तो वह प्रेग्नेंट थी। फिर भी मैंने अभी अभी आरविका को ऊपर ले जाकर के उसे भूमिका की तस्वीर दिखाई, जिसे आरविका ने पहचान लिया। आरव, भूमिका के बिना यह घर, मेरी खुशियां सब अधूरी हैं। चलो अभी के अभी हम सब मिलकर के भूमिका को वापस लाते हैं। शालिनी बुरी तरह से मचल उठी। कमलकांत जी और आरव की मम्मी को घर पर छोड़ करके बाकी का पूरा परिवार भूमिका को वापस लाने के लिए निकल पड़ा। शालिनी की गोदी में आरविका बैठी हुई थी और उसके नानू आगे प्रदीप के बगल बैठे हुए थे। प्रदीप गाड़ी चला रहा था। पापा की सबको अपने घर लेकर के गए और फिर घर के बाहर पहुंच करके शालिनी ने जल्दी से बेल बजाया और दरवाजे पर खड़ी होकर के बेचैनी से इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद खुद भूमिका ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला वह बुरी तरह से चौंक करके 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल तेज तेज से धड़कने लगा था। सामने ही शालिनी भाभी खड़ी थी। भूमिका उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से उसका आमना सामना शालिनी भाभी से हो जाएगा। भाभी आप? भूमिका के मुंह से बस इतना ही निकला। भूमिका को देख करके सब के सब मानो ठगे से रह गए। सब के सब एकटक भूमिका को देख रहे थे। शालिनी ने आगे बढ़ करके भूमिका को अपने गले लगा लिया। अचानक से भूमिका को पा करके शालिनी और भूमिका दोनों के भावनाओं का ज्वार फट पड़ा। दोनों के आंखों में आंसू भर आए। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? थोड़ी देर बाद शालिनी भाभी खुद को संभाली और बोली। भूमिका बिना कुछ कहे दरवाजे से हट गई और फिर सब अंदर आ गए। भूमिका सबको लेकर के अंदर पहुंची। आरव, प्रदीप और आरविका और पापा जी सब के सब अंदर आ गए थे। भूमिका को अपने सामने पा करके आरव उदास हो चला था। इतने सालों बाद भूमिका को देख करके वो खुश भी था और साथ ही साथ इतने दिनों की जुदाई की उदासी भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। भाभी आप ठीक हो गई? भाभी को सही सलामत और ठीक ठाक देख करके भूमिका के चेहरे पर मानो दुनिया भर की खुशी सिमट आई हो। मेरा छोड़ो भूमिका, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। क्यों किया आखिर अचानक से तुमने हम सबको अकेला छोड़ दिया? क्यों आखिर क्यों अचानक से तुमने हम सबको अकेला छोड़ दिया? एक बार भी नहीं सोचा कि इस तरह तुम्हारे चले जाने से हम लोगों पर क्या बीतेगी? शालिनी भाभी ने भूमिका को सामने पा करके उससे कहा। भाभी मैं मजबूर थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। भूमिका ने उदास होकर के कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें एक बार भी हम सबका ख्याल नहीं आया? क्या वो सारा प्यार सब कुछ दिखावा था? क्या तुम्हें हम लोगों के दर्द से, हम लोगों की तड़प से कोई मतलब नहीं था? आरव ने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा है। शालिनी भाभी गुस्से से बोली। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। भूमिका ने उठने की कोशिश की। नहीं चाहिए पानी, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। भाभी के सवालों का जवाब दो। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें बिना बताए घर छोड़ना पड़ा? अचानक आरव बीच में बोल पड़ा। वह भूमिका से किलसा पड़ा था
और बेहद गुस्से में था। भूमिका ने पहली बार नजर उठा करके आरव के देखा। उसकी आंखों में उदासी के बादल मंडरा रहे थे। उसकी जुबान जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी और हलक सूख करके रेगिस्तान बन चुका था। बोलो, अब बोलती क्यों नहीं हो? क्यों किया ऐसा? क्यों चली आई छोड़ करके हमें अकेला? क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी भूमिका के बगैर उसका आरव कैसे जिएगा? क्यों नहीं ख्याल आया मेरा? क्यों आरव बुरी तरह से हर्ट था। वह भूमिका को अपने सामने पा करके रो पड़ा था। भूमिका की भी आंखें नम हो गई थी। इस तरह चीखने से माधुरी और पापा जी भी वहीं आ गए थे। वो समझ गए कि ये भूमिका का ही परिवार है, इसलिए वो बिल्कुल खामोश थे। मैं क्या करती आरव? जिस दिन भाभी हॉस्पिटल में थी मैं उनके पास बैठी थी। मीनल ने हॉस्पिटल के किसी वार्ड बॉय से सेटिंग करके भाभी को जान से मारने की डील कर ली थी। वो वार्ड बॉय भाभी को इंजेक्शन लगा करके जान से मारने वाला था। बदले में मीनल उसे 1 करोड़ रुपए देती। उसने कहा, अगर भाभी की जान बचाना चाहती हो तो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ करके अकेला ही जाना पड़ेगा। मैं डर गई और भाभी की जान बचाने के लिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रख करके या फैसला करना पड़ा। भूमिका बिलक करके रोने लगी। पूरी बात सुन करके सब दंग रह गए और सबकी आंखों में मीनल के लिए गुस्सा उतर आया। भूमिका, मेरे लिए तुमने आरव को छोड़ दिया और उस आरव के जिसे तुम प्यार करती थी, मेरे लिए तुमने अपने उस प्यार को, अपने पति को छोड़ दिया, जिसकी जान बचाने के लिए तुमने वो सब भी कर लिया था जो शादी के पहले करना जायज नहीं था। अरे पागल, ऐसे कैसे मुझे कोई मार देता, वो भी तुम्हारे होते हुए। ये तुमने ठीक नहीं किया भूमिका, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सबको बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत तकलीफ दिया है। तुम बहुत बुरी हो कह करके शालिनी भाभी भूमिका के गले लग गई और बुरी तरह से रो पड़ी थी। पूरी बात जान करके वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। भूमिका ने भी शालिनी को अपनी बाहों में भर लिया था और लिपट करके रो पड़ी थी। शालिनी के आगोश में आकर के उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके प्यासे मन को मीठे पानी का झरना मिल गया हो। दोनों ना जाने कितनी देर तक एक दूसरे से लिपटे हुए रोती रही और एक दूसरे का भला बुरा कहते रहे। दोनों को इस तरह लिपट करके रोता देख करके आरव और प्रदीप की आंखें भर आई थी। अब जो हो गया सो हो गया। जाओ, जा करके आरव से मिल लो। तुम्हारे इस फैसले से अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो और कोई नहीं, आरव है। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया, वजह कोई भी रही हो लेकिन तुमने आरव के साथ ज्यादती की है, शालिनी बोली। भूमिका ने आरव को देखा। आरव की आंखें भरी हुई थी और दिल में तूफान चल रहा था। नफरत से उसने अपनी नजरें फेर ली जैसे वह भूमिका से बहुत नाराज हो। भूमिका ने आरव की तरफ देखा और फिर आरव के पास गई और झुक करके उसके पैर छुआ। अनायास ही आरव की आंखें बंद हो गई और ढेर सारे आंसू उसके आंखों के बांध को तोड़ करके उसके गालों पर बह निकले। भूमिका ने पैर छू करके आरव को देखा। वह अब भी नजरें फेर करके खड़ा था और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त कर रहा था। इस प्रयास में उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ रहा था। नाराज है मुझसे? भूमिका ने आरव का मुंह फेर करके खड़ा हुआ देखा तो बोली। उसके आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट थे। आरव ने घूर करके भूमिका को देखो मानो कभी कच्चा ही चबा जाएगा। गुस्सा आ रहा है मुझ पर? मारने का मन कर रहा है तो सोच क्यों रहे हो? लीजिए, आपके सामने खड़ी हूं, मार लीजिए, कह करके भूमिका ने आरव का हाथ अपने हाथ में पकड़ करके खुद अपने गालों पर 2-3 थप्पड़ जड़ लिया। हालांकि आरव अपने हाथ रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और फिर वापस से भूमिका को घूर करके देखने लगा। मैं जानती हूं कि मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, मुझ पर आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैं करती भी क्या? शालिनी भाभी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। अपनी खुशियों के लिए अपनी भाभी को कैसे मरने दे सकती थी? इसलिए जब मीनल ने मुझे आपसे दूर जाने के लिए कहा तो मैं शालिनी भाभी की जान बचाने के लिए इसके लिए तैयार हो गई। आप ही बताओ मैं और क्या करती? मैं आपकी गुनहगार हूं। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप डांटिए मारिए, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ऐसे मुंह फेर करके मत खड़े होइए। मैं भले ही आपसे दूर हो गई हूं, लेकिन एक पल के लिए आप मुझसे दूर नहीं हो पाए हैं। आरव, आप मेरे सीने में धड़क रहे थे। मैं मजबूर थी, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था भाभी को बचाने का। आप ही बताओ
और मैं क्या करती, भूमिका ने रोते हुए कहा। क्या करती, छोड़ करके चली गई। ये सबसे सिंपल था, वो भी उस हालत में जिस हालत में घर में ही बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना, कह करके वो क्या करती, एक बार मुझसे कह करके तो देखती। मीनल की इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे रहते मेरी भाभी को कुछ कर जाती। वो थी क्या, थाना पुलिस है। मीनल तो क्या भाभी के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। भूमिका, तुमने किसी भी वजह से घर छोड़ करके जाने का वो कदम उठाया हो, लेकिन वो तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने गलती की है। तुम्हें बहुत पहले ही मुझसे सब कुछ बता देना चाहिए था। क्या मुझ पर भरोसा नहीं था जो अकेले ही सब कुछ अपने ऊपर सहती रही? ना तो उस रात के बारे में मुझे तुमने कुछ बताया और ना ही मीनल के बारे में। किसी अरे गहरे तुम्हें हल्की सी धमकी क्या दे दे, बस निकल जाओ घर छोड़ करके, सबको छोड़ करके। भूमिका, मैं समझता था कि तुम एक बहादुर और समझदार लड़की हो, लेकिन तुम बहुत कमजोर और लाचार और बेबस लड़की निकली, जो जरा सी मुश्किल आते ही टूट करके बिखर गई। अरे तुमसे तो अच्छी मेरी बेटी है, जो अपनी माँ की तरह डरपोक नहीं है, बहादुर है। अरे जब तुमसे नहीं संभल रहा था तो एक बार मुझसे कह कर को तो देखती। इस तरह घर छोड़ करके तुमने मुझे ही नहीं पूरे परिवार को दुख पहुंचाया है। 5 साल भूमि, 5 साल तड़प तड़प करके जिया हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए। तुम्हारी नादानी की वजह से मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आरव बोले जा रहा था, उसके दिल में बहुत गुस्सा था। वो फूट पड़ा था। भूमिका के फैसले से वह सहमत नहीं था। उसके जुबान के साथ साथ उसकी आंखें भी बरस रही थी। भूमिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी निगाह नीचे कर ली। तुम्हें क्या लगा कि इस तरह तुम्हारे दूर चले जाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? तुम्हारे इस डर की वजह से उस मीनल का हौसला इतना बढ़ गया, वरना उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए। आरव भूमिका से बहुत ज़्यादा नाराज था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सही कह रही हैं, मुझे बहुत पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं समझ नहीं पाई, भाभी की हालत ने मुझे तोड़ करके रख दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। आरव की बात सुन करके भूमिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। आरव भैया, माना कि भूमिका से गलती हुई है, लेकिन ये वक्त किसी से कोई शिकायत करने का नहीं है। आज बड़े दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ वापस लौटी हैं। इतनी कीमती वक्त इस तरह शिकायतें करते हुए गुजारें, ये अच्छी बात नहीं है। चलो भूमिका को लेकर के घर चलो, फिर जितनी भी शिकायत करना होगा कर लेना, शालिनी बोली। शालिनी ने आगे बढ़ करके भूमिका को गले लगा लिया और फिर उसके आंसू पोंछे। अचानक से भूमिका को अम्मा और पापा जी का ख्याल आया। आरव, ये मेरी अम्मा हैं और ये मेरे पापा जी हैं, मेरी दूसरी माँ और पापा। इन्होंने कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं कोई गैर हूँ। अगर ये ना होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। इन्होंने मुझे और आरबिका को उस वक्त सहारा दिया जब हमारे पास कोई सहारा नहीं था, भूमिका ने कहा। पूरा परिवार अम्मा और पापा जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दोनों के आंखों में आंसू भरे थे। भूमिका और आरबिका कहीं ना कहीं उनके दिल में इस कदर बस गए थे कि शायद अब कभी भी निकल नहीं सकते थे। अम्मा, आप जैसे लोगों की वजह से ही इस धरती पर इंसानियत जिंदा है। मैं आप लोगों का धन्यवाद नहीं दूंगी, क्योंकि माँ को और पापा को कौन सी बेटी धन्यवाद देती है। आपने जो किया है वो शायद सगे माँ बाप भी एक बार को नहीं कर पाते। क्या आपके घर में सिर्फ आपकी एक बेटी के लिए जगह है? आपकी दूसरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है? क्या सिर्फ भूमिका को ही आप अपनी बेटी बनाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी इस नालायक बेटी को पाल लें और उसके सिर पर अपना स्नेहमयी हाथ रख दें? अम्मा, मेरे माँ पापा गुजर गए हैं, मेरा मायका खत्म हो गया है। मुझे भी अपनी बेटी बना लीजिए, जिससे मुझे भी मेरा मायका मिल जाए। मुझे भी मेरा मायका वापस दे दीजिए। मुझे भी आपके आशीर्वाद और स्नेह की ज़रूरत है। ऐसा समझ लीजिए कि भूमिका ही नहीं, मैं भी आपकी बेटी हूँ। शालिनी ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा। पापा
पापा जी और माधुरी जी दोनों भूमिका के जाने के ख्याल से ही दहले हुए थे और शालिनी की ऐसी बातें सुन करके तो उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। दोनों ने शालिनी को इस तरह से रोते देख करके उसे अपने सीने से लगा लिया और फपक पड़े। शालिनी ने माधुरी को कस करके चिपका लिया, मानो माधुरी को उसकी असली माँ हो। अम्मा मैं आ जाऊं, अम्मा मैं आ जाऊं, भूमिका ने शालिनी को माधुरी से लिपटे हुए देख करके कहा। माधुरी ने भूमिका को देखा और अपना एक हाथ फैला दिया। भूमिका दौड़ करके आई और माधुरी के उस फैले हुए हाथ में समा गई। माधुरी ने प्यार से शालिनी और भूमिका दोनों को अपने सीने से लगा लिया था। दोनों ने दोनों तरफ से माधुरी को कस करके पकड़ रखा था, मानो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तीनों के तीनों बस रोए जा रहे थे। पापा जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। चल करके वो भी पास आ गए और फिर शालिनी और भूमिका दोनों के सर पर हाथ फेरने लगे, जो अभी भी माधुरी के सीने से चिपके हुए थे। देखा माधुरी, ये है भगवान की लीला। कभी उसने तुमसे तुम्हारी एक बेटी छीन ली थी और आज देख लो, इसके बदले में तुम्हें दो दो बेटियां दे दी हैं। और मैं कहाँ गई नानू, मुझे तो सब लोग भूल ही गए, सिर्फ मासी और मम्मी को प्यार किए जा रहे हैं। आरविका ने मुंह बिचकाते हुए गुस्से से कहा। अरे नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारी राजकुमारी हैं। पापा जी ने झुक करके कहा। तो आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, आरविका ने नाराज होकर के कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। दो बेटियां और एक शैतान सी नातिन भी है मेरी, तूफान मेल, कह करके पापा जी ने आरविका को अपने गोदी में उठा लिया। सब इस टेंशन और रोने धोने वाले माहौल से आरविका की बातें सुन करके सब मुस्कुरा पड़े। मासी, जब से सब आए हैं आप बस रोए जा रही हैं। नानू मासी को समझा दीजिए, मुझे उन्हें रोते हुए देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। और मम्मी पापा, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी मासी के रोने में उसका साथ दे रहे हैं। आरविका बोली। तू चुप कर, बहुत बोलने लगी है, अब मुझे तंग मत कर, जा करके अपने मम्मी पापा को तंग कर। भूमिका ने प्यार से आरविका को झिड़का। भूमिका, ये आरविका हमें मम्मी पापा क्यों? भूमिका की बात सुन करके शालिनी बोली। क्योंकि आप और प्रदीप भैया ही उसके मम्मी पापा हैं, मैं तो उसकी मासी हूँ जिसने आपकी नामौजूदगी में उसे पाला है। भाभी, वो आपकी बेटी है। भाभी, भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो भूमिका? शालिनी का पूरा बदन सिहर गया। मैं जो कुछ कह रही हूँ सोच समझ करके कह रही हूँ भाभी। आरविका जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन से आज तक उसे यही पता है कि मैं उसकी मासी हूँ। यहाँ तक कि उसके बर्थडे सर्टिफिकेट में भी आपका और भैया का ही नाम है, इसके मम्मी और पापा का नाम के सामने दर्ज है। भाभी, मैं आरविका की मासी हूँ और मासी ही बन करके रहना चाहती हूँ, और आप उसकी माँ हैं। ये आरविका आप ही की बेटी है, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी मैं उसे पूरा कर दूंगी। अब आप अपनी बेटी को संभालिए, भूमिका मुस्कुराते हुए बोली। भूमिका की बातें सुन करके और उसका मतलब समझ करके शालिनी भावुक हो गई। ऐसा लगा वो गस खा करके अभी गिर जाएगी। भूमिका का यह फैसला सुन करके आरव का चेहरा गर्व से भर गया और वह भूमिका के पास आ गया, उसके कंधे पर हाथ रख करके खड़ा हो गया और बोला, और मैं भूमिका के इस फैसले में उसके साथ हूँ। शालिनी लपक करके प्रदीप के पास पहुंची और लरसते हुए कांपते हुए बोली, प्रदीप, ये तो सच में हमारी बेटी है। भूमिका की बातें सुन करके उसके दिल में ममता का तूफान उमड़ पड़ा और दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हाँ शालिनी, ये हमारी बेटी है, हमारी राजकुमारी है। प्रदीप की आंखों में भी आंसू भर आए थे। उसने शालिनी के चेहरे को अपने हाथों में थाम करके कहा। प्रदीप, शालिनी खुशी से इस तरह लबरेज थी कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, और आंसुओं का तो कहना ही क्या था। वो तो जाने कब से बरस रहे थे। शालिनी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह लगभग दौड़ते हुए आरविका के पास आई और उसे गोदी में उठा करके उसके पूरे चेहरे पर ना जाने कितनी बार चूम लिया और बस रोए जा रही थी। वो बार बार आरविका को चूम रही थी, जिसकी वजह से आरविका परेशान हो गई। अरे मम्मी, कितना किस्सी करोगी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी, आरविका ने तंग आकर के झुंझलाते हुए कहा। आरविका की बात सुन करके शालिनी रोते रोते मुस्कुरा पड़ी और उसने आरविका को अपने सीने में छुपा लिया। आरविका को इस तरह गले लगाने से ऐसा लगा जैसे खाली पड़े हुए उनके दिल में किसी ने अचानक से ममता की नदी बहा दी हो। भूमिका का यह तोहफा प्रदीप और शालिनी की अंधेरी पड़ी जिंदगी में खुशियों का सवेरा ले आया था।
तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।